देखो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में सबसे पहला सवाल यही उठता है, सेल किसकी होगी? जवाब है गुड्स की। तो जब तक हमें पता नहीं कि गुड्स क्या होती हैं, तब तक पूरा एक्ट समझना इम्पॉसिबल है। इसीलिए ये टॉपिक फाउंडेशन है। हर दूसरे कॉन्सेप्ट की जड़ यहीं से निकलती है। बिल्कुल सही। तो चलते हैं सीधे सेक्शन 27 पर। यही वो सेक्शन है जो गुड्स को डिफाइन करता है। डेफिनेशन है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर दैन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। और साथ में तीन चीजें एक्सप्रेसली इंक्लूड की गई हैं। 1. स्टॉक एंड शेयर्स, 2. ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रास, 3. थिंग्स अटैच टू लैंड जो अग्रीड हो कि सेल से पहले या सेल के अंडर सेवर यानी अलग की जाएंगी। अब इस डेफिनेशन को तोड़ते हैं। पहली बात, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब हर वो चीज़ जो फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सके। एक कुर्सी गुड्स है, लेकिन एक मकान गुड्स नहीं है क्योंकि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। उसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 गवर्न करता है। अब बताओ डेफिनेशन में दो चीजें एक्सप्रेसली एक्सक्लूड की गई हैं, वो कौन सी हैं और क्यों? पहली है एक्शनेबल क्लेम्स, जैसे कि कोई आप पर डेट यानी उधार बकाया है। वो एक राइट टू सू है, एक लीगल क्लेम है। आप उसे फिजिकली डिलीवर नहीं कर सकते, इसलिए वो गुड्स नहीं है। दूसरी है मनी। मनी तो वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिससे हम गुड्स खरीदते हैं। अगर मनी ही गुड्स बन जाए तो फिर सेल का पूरा कॉन्सेप्ट ही कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए मनी को एक्सप्रेसली एक्सक्लूड किया गया है। रुको रुको, यहाँ एक क्लासिक एग्जाम ट्रैप है। क्या एंटीक कॉइन्स यानी पुराने सिक्के गुड्स हैं या नहीं? बहुत बढ़िया सवाल। हाँ, एंटीक कॉइन्स गुड्स हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू उनके करेंसी होने में नहीं है, उनकी वैल्यू उनके ऑब्जेक्ट होने में है, एक कलेक्टर्स आइटम के रूप में। वो मनी के रूप में यूज नहीं हो रहे, बल्कि एक मूवेबल ऑब्जेक्ट की तरह बिक रहे हैं। यही डिस्टिंक्शन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब तीन एक्सप्रेसली इंक्लूडेड चीजें देखते हैं। पहला, स्टॉक एंड शेयर्स, ये मूवेबल है इसीलिए इंक्लूडेड है। दूसरा, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, ये लैंड से अटैच्ड हैं लेकिन फिर भी गुड्स हैं क्योंकि इन्हें काट कर ले जाया जाता है यानी सेवर किया जाता है। तीसरा, थिंग्स अटैच टू लैंड, लेकिन यहाँ एक कंडीशन है। हाँ, कंडीशन ये है, अग्रीमेंट होना चाहिए कि उन्हें सेल से पहले या सेल के अंडर सेवर किया जाएगा। अगर अग्रीमेंट नहीं है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल लो, एक मैंगो ऑर्चर्ड बीटा जा रहा है, स्टैंडिंग ट्रीज टू बी कट बाय द बायर। ये गुड्स है, लेकिन वही मैंगो ऑर्चर्ड अगर लैंड के साथ बेचा जाए तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पर। गुड्स तीन बड़े टाइप्स में डिवाइड होती हैं। 1. एग्जिस्टिंग गुड्स सेक्शन 2(1) और 6(1), 2. फ्यूचर गुड्स सेक्शन 2(6), 3. कंटिंजेंट गुड्स सेक्शन 6(2). और एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर फिर तीन सब टाइप्स हैं, स्पेसिफिक, एसर्टेन्ड और अनएसर्टेन्ड। इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहले एग्जिस्टिंग गुड्स सेक्शन 6(1) कहता है, वो गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाने के समय फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं और सेलर के पास ओन्ड या पोजेस्ड हैं, वो एग्जिस्टिंग गुड्स हैं। सिंपल। अब पहला सब टाइप स्पेसिफिक गुड्स सेक्शन 2(14). डेफिनेशन है गुड्स आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर ही एग्जैक्ट आइटम पॉइंट आउट हो जाए, कोई एम्बिग्विटी नहीं। एग्जाम्पल, मैं तुम्हें ये लाल होंडा एक्टिवा रजिस्ट्रेशन MH01AB1234 बेचूंगा। ये स्पेसिफिक गुड्स है क्योंकि एग्जैक्ट व्हीकल आइडेंटिफाई हो गई है। स्पेसिफिक गुड्स के साथ दो इंपॉर्टेंट लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। पहला, सेक्शन 7, अगर स्पेसिफिक गुड्स कॉन्ट्रैक्ट से पहले नष्ट हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। दूसरा, सेक्शन 8, अगर स्पेसिफिक गुड्स कॉन्ट्रैक्ट के बाद लेकिन डिलीवरी से पहले नष्ट हो तो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेड हो जाता है। वॉइड और अवॉइडेड दोनों डिफरेंट हैं, ये भी याद रखो। अब बताओ, एसर्टेन गुड्स की डेफिनेशन एक्ट में कहाँ दी गई है? यही तो ट्रिक है, एक्ट में एसर्टेन्ड गुड्स डिफाइन नहीं किया गया है। ये कोर्ट्स का दिया हुआ टर्म है। मतलब जो गुड्स कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर अनएसर्टेन्ड थी, बाद में जाके आइडेंटिफाई या सिलेक्ट की गई, वो एसर्टेन्ड गुड्स बन जाती हैं। एग्जाम्पल, एक वेयरहाउस में 1000 आइडेंटिकल रेड शर्ट्स हैं। सेलर उनमें से 50 शर्ट्स तुम्हारे ऑर्डर के लिए चुन लेता है। वो 50 शर्ट्स अब एसर्टेन्ड गुड्स हैं। और तीसरा सब टाइप अनएसर्टेन्ड गुड्स, जिन्हें जेनरिक गुड्स भी कहते हैं। ये वो गुड्स हैं जो सिर्फ डिस्क्रिप्शन से डिफाइंड है, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर कोई स्पेसिफिक आइटम आइडेंटिफाई नहीं हुई। एग्जाम्पल, मैं तुम्हें 100 kg बासमती राइस बेचूंगा। कौन सा 100 kg अभी पता नहीं। ये अनएसर्टेन्ड गुड्स हैं।
अनएसर्टेन्ड गुड्स का सबसे इंपॉर्टेंट लीगल रूल है सेक्शन 18। प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप अनएसर्टेन्ड गुड्स में तब तक पास नहीं हो सकती जब तक गुड्स एसर्टेन नहीं हो जाती। ये रूल बहुत बार एग्जाम में आता है। अब तीनों की कंपैरिजन करते हैं। स्पेसिफिक, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर ही आइडेंटिफाइड, प्रॉपर्टी पास हो सकती है। एसर्टेन्ड, बाद में आइडेंटिफाई हुई, एसर्टेनमेंट के बाद प्रॉपर्टी पास हो सकती है। अनएसर्टेन्ड, अभी आइडेंटिफाई ही नहीं हुई, प्रॉपर्टी पास नहीं हो सकती। सेक्शन 18। अब आते हैं फ्यूचर गुड्स पर। सेक्शन 26 डेफिनेशन है गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और अक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। 3 सिनारियोज हैं। मैन्युफैक्चर होंगी, सेलर बनाएगा। एग्जाम्पल, अगले महीने तुम्हारे इवेंट के लिए 500 प्रिंटेड टी शर्ट्स बनाकर दूंगा। प्रोड्यूस होंगी, नेचुरली उगेंगी या हार्वेस्ट होंगी। एग्जाम्पल, मेरे फार्म की व्हीट क्रॉप कटने के बाद बेचूंगा। अक्वायर होंगी, सेलर के पास अभी है ही नहीं। एग्जाम्पल, जब मुझे सेकंड हैंड आईफोन मिलेगा तो तुम्हें बेच दूंगा। फ्यूचर गुड्स का सबसे क्रिटिकल लीगल रूल बताओ। सेक्शन 6(3) फ्यूचर गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट हमेशा अग्रीमेंट टू सेल होता है, कभी सेल नहीं, क्योंकि जो गुड्स एग्जिस्ट ही नहीं करती उनमें प्रॉपर्टी पास कैसे होगी। जब गुड्स बन जाएं और कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्रोप्रिएट यानी सेट अपार्ट हो जाए तब वो सेल बनता है। एग्जाम्पल, देव 100 चेयर्स मैन्युफैक्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट करता है, अभी अग्रीमेंट टू सेल। जब 100 चेयर्स बन जाएं और ईयरमार्क हो जाएं तब सेल। अब लास्ट टाइप, कंटिंजेंट गुड्स, सेक्शन 6(2। डेफिनेशन है एन अग्रीमेंट टू सेल गुड्स द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड्स अपॉन अ कंटिंजेंसी विच मे और मे नॉट हैपन। सिंपल भाषा में, सेलर को गुड्स तभी मिलेंगी अगर कोई अनसर्टेन इवेंट हो जाए, जो हो भी सकता है ना भी हो सकता है। एग्जाम्पल 1, मैं तुम्हें वो कार बेचूंगा जो मुझे अपने अंकल से इनहेरिटेंस में मिलेगी। अंकल मरे भी या नहीं, मिले भी या नहीं, ये कंटिंजेंसी है। एग्जाम्पल 2, मैं तुम्हें वो गुड्स बेचूंगा जो मेरी शिप से इंपोर्ट होंगी, अगर शिप सेफली पहुंची तो। शिप डूब भी सकती है। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जो एग्जाम में बहुत बार ट्रैप करता है। सभी कंटिंजेंट गुड्स फ्यूचर गुड्स हैं, लेकिन सभी फ्यूचर गुड्स कंटिंजेंट गुड्स नहीं हैं, क्योंकि फ्यूचर गुड्स डेफिनेटली एग्जिस्ट करेंगी। मैन्युफैक्चरर चेयर्स बनाएगा, ये सर्टेन है। कंटिंजेंट गुड्स एग्जिस्ट भी करे या ना करे, ये अनसर्टेन है। शिप आए या डूब जाए, दोनों का लीगल कैरेक्टर सेम है, दोनों अग्रीमेंट टू सेल है। अब एक क्विक बाउंड्री टेस्ट, एग्जाम में ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस गुड्स हैं, कोर्ट्स का जुडिशियल व्यू है, मूवेबल और डिलीवरेबल हैं। अ डेट और प्रॉमिसरी नोट गुड्स नहीं है, एक्शनेबल क्लेम है। सॉफ्टवेयर ऑन अ टैंजिबल सीडी गुड्स हैं। इंडियन करेंसी इन सर्कुलेशन गुड्स नहीं है, एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड है। स्टैंडिंग टिम्बर अग्रीड टू सेवर गुड्स हैं, सेक्शन 27 के अंडर आता है। अ बिल्डिंग गुड्स नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। Goods perishing before contract. Rule है, where there's a contract for the sale of specific goods and the goods without the knowledge of the seller have perished at the time when the contract is made, the contract is void. 3 कंडीशंस है जो सभी एक साथ पूरी होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक गुड्स के लिए हो, फ्यूचर या अनअसर्टेन के लिए नहीं। गुड्स पेरिश हो चुकी हो, कंप्लीटली या सब्सटैंशियली। पेरिशिंग सेलर की नॉलेज के बिना हुई हो। अब एक जरूरी सवाल, सेक्शन 7 में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड क्यों होता है? क्योंकि दोनों पार्टीज एक फंडामेंटल मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंडर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। दोनों को लग रहा है गुड्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो यानी शुरू से ही नल। एग्जाम्पल, देव अपना स्पेसिफिक विंटेज गिटार राज को मंडे को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन संडे रात को वो गिटार फायर में डिस्ट्रॉय हो गई थी, देव को पता नहीं था। रिजल्ट, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। यहाँ एक क्लासिक एग्जाम ट्रैप है। अगर सेलर को पता था कि गुड्स पेरिश हो चुकी हैं तो सेक्शन 7 अप्लाई नहीं होगा। फिर क्या होगा? सेलर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के लिए लायबल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। अब पेरिशिंग का मतलब सिर्फ फिजिकली डिस्ट्रॉय होना नहीं है, इसमें शामिल है फिजिकल डिस्ट्रक्शन, थेफ्ट, गुड्स कंप्लीटली लॉस्ट हो जाएं, गुड्स इतनी डैमेज हों कि अब वो अपनी डिस्क्रिप्शन के अनुसार नहीं रहीं, जैसे राइस इतनी फ्लड डैमेज्ड हो कि उसे राइस ही ना कहा जा सके। गवर्नमेंट द्वारा कॉन्फिस्केशन या सीजर कमर्शियली पेरिश्ड मानी जाती है। मार्केट वैल्यू गिर जाए, ये पेरिशिंग नहीं है। सेलर खुद डिस्ट्रॉय करे, ये विदाउट फॉल्ट नहीं है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब सेक्शन 8, गुड्स पेरिशिंग आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट बट बिफोर डिलीवरी।
रूल है where there is an agreement to sell specific goods and subsequently the goods perish or become so damaged as no longer to answer to their description before the risk passes to the buyer without fault of either party, the agreement is avoided. Conditions है specific goods का agreement to sell हो, perishing contract के बाद हो, delivery या risk pass होने से पहले, perishing में किसी की भी fault ना हो, न seller की न buyer की। बताओ सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में क्या फंडामेंटल डिफरेंस है? 3 पॉइंट्स पर डिफरेंस है। पहला, टाइमिंग। सेक्शन 7 में पेरिशिंग कॉन्ट्रैक्ट से पहले, सेक्शन 8 में कॉन्ट्रैक्ट के बाद लेकिन डिलीवरी से पहले। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस। सेक्शन 7 में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड यानी कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया, सेक्शन 8 में कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेड यानी वैलिड था, अब डिस्चार्ज हो गया। तीसरा, नॉलेज फॉल्ट एलिमेंट। सेक्शन 7 में सेलर की इग्नोरेंस जरूरी है, सेक्शन 8 में नीदर पार्टी की फॉल्ट नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल लो सेक्शन 8 का। देव एक स्पेसिफिक पेंटिंग राज को बेचने का अग्रीमेंट करता है, डिलीवरी अगले हफ्ते। 3 दिन बाद पेंटिंग एक्सीडेंटल फायर में डिस्ट्रॉय हो जाती है, किसी की फॉल्ट नहीं। रिजल्ट, अग्रीमेंट अवॉइडेड। देव और राज दोनों डिस्चार्ज हो जाते हैं, कोई किसी पर सू नहीं कर सकता। लेकिन अगर देव ने नेग्लिजेंटली गुड स्टोर की थी और उसी से डैमेज हुई तो सेक्शन 8 अप्लाई नहीं होगा, देव ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल होगा, राज डैमेजेस क्लेम कर सकता है। अब एक बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टी इन सोगा का मतलब। सोगा में प्रॉपर्टी का मतलब फिजिकल पोजेशन नहीं, ओनरशिप है। इसीलिए सेल इक्वल्स प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप तुरंत सेलर से बायर को पास हो जाती है। अग्रीमेंट टू सेल इक्वल्स प्रॉपर्टी फ्यूचर में पास होगी। और गुड्स के टाइप्स के साथ प्रॉपर्टी पासिंग का डायरेक्ट कनेक्शन है। स्पेसिफिक या असर्टेंड गुड्स जब पार्टीज इंटेंड करें, सेक्शंस 19-20। अनअसर्टेंड गुड्स असर्टेनमेंट और अप्रोप्रिएशन के बाद, सेक्शंस 18-23। फ्यूचर गुड्स एग्जिस्टेंस में आने के बाद और अप्रोप्रिएशन के बाद। कंटिंजेंट गुड्स कंटिंजेंसी फुलफिल होने के बाद और अप्रोप्रिएशन के बाद। सेक्शन 18 Golden Rule. No property in unascertained goods is transferred to the buyer unless and until the goods are ascertained. ये शायद पूरे सोगा का सिंगल मोस्ट टेस्टेड रूल है जो गुड्स क्लासिफिकेशन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर से कनेक्ट करता है। और सेक्शन 23 अनअसर्टेन्ड गुड्स में प्रॉपर्टी तब पास होती है जब गुड्स अप्रोप्रिएट यानी ईयरमार्क हो जाएं कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब केस लॉज पर आते हैं, एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। पहला, चैफर्स वर्सेस गोल्डस्मिथ 1894। फैक्ट्स, स्पेसिफिक गुड्स थी वाइन इन अ सेलर, डिलीवरी से पहले वाइन शेरिफ ने सीज कर ली। हेल्ड, सीजर इक्वल्स कमर्शियली पेरिश्ड, सेक्शन 8 अप्लाई होगा। अग्रीमेंट अवॉइडेड। प्रिंसिपल, पेरिशिंग में सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डिलीवरी भी शामिल है। दूसरा, हाउल वर्सेस कॉपलैंड 1876, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्स, एक फार्मर ने अपने स्पेसिफिक फील्ड से 200 टन्स पोटैटोज बेचने का अग्रीमेंट किया, क्रॉप डिजीज से फेल हो गई, कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेड। प्रिंसिपल, जब फ्यूचर गुड्स किसी स्पेसिफिक सोर्स से टाइड हों, स्पेसिफिक फील्ड, स्पेसिफिक फैक्ट्री, और वो सोर्स फेल हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड हो जाता है। ये केस फ्यूचर गुड्स और पेरिशिंग के बीच का ब्रिज है, क्योंकि फ्यूचर गुड्स एग्जिस्टेंस में आने से पहले ही पेरिश हो सकती हैं। तीसरा, एल्फिक वर्सेस बार्न्स 1880। फैक्ट्स, एक हॉर्स सेल और रिटर्न बेसिस पर डिलीवर की गई, अप्रूवल पीरियड के दौरान हॉर्स बिना किसी की फॉल्ट के मर गई। हेल्ड, अभी रिस्क बायर को पास नहीं हुई थी, अप्रूवल पीरियड चल रही थी, अग्रीमेंट अवॉइडेड। प्रिंसिपल, रिस्क फॉलोज प्रॉपर्टी, जब तक प्रॉपर्टी पास नहीं होती रिस्क सेलर की रहती है। चौथा, बेडिश के एनालिन वर्सेस बेजल केमिकल वर्क्स 1898। फैक्ट्स, क्वेश्चन था कि क्या पेटेंट या ट्रेडमार्क गुड्स है। हेल्ड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे पेटेंट्स गुड्स नहीं है सोगा के अंडर, वो फिजिकली मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। प्रिंसिपल, गुड्स को फिजिकली मूवेबल होना जरूरी है। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जय बेवरेजेस वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया कि इलेक्ट्रिसिटी भी गुड्स है, ये मूवेबल है, डिलीवरेबल है, इकोनॉमिक वैल्यू है। अब PYQ स्टाइल इंपॉर्टेंट सिनारियोज देखते हैं। राम अग्रीज टू सेल हिज स्पेसिफिक कार टू श्याम, अननोन टू राम, कार 1 घंटे पहले रोड एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गई, एडवाइस करो। ये सेक्शन 7 का क्लासिक एप्लीकेशन है। कार इक्वल्स स्पेसिफिक गुड्स, यस। कॉन्ट्रैक्ट से पहले पेरिश हुई, यस। सेलर राम को नॉलेज नहीं थी, यस।
तीनों कंडीशंस पूरी, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो, नीदर राम नॉर श्याम कैन स्यू, श्याम को एडवांस पेड वापस मिलेगा। ये फंडामेंटल मिस्टेक ऑफ फैक्ट का केस है। एक और सिनेरियो, देव एक स्पेसिफिक पेंटिंग का अग्रीमेंट राज से करता है। 3 दिन बाद देव नेग्लिजेंटली पेंटिंग को गलत जगह स्टोर करता है, जिससे वो डैमेज हो जाती है। यहाँ क्या होगा? यहाँ सेक्शन 8 अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 8 की कंडीशन है विदाउट फॉल्ट ऑफ ईदर पार्टी। यहाँ देव की फॉल्ट है, इसीलिए देव ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल है। राज डैमेजेस क्लेम कर सकता है। अब ट्रिकी गुड्स क्लासिफिकेशन सिनेरियोज एक एक करके लॉक करते हैं। मैं तुम्हें ये स्पेसिफिक गोल्ड नेकलेस माई लॉकर से बेचता हूँ। स्पेसिफिक एग्जिस्टिंग गुड्स, मैं अगले महीने 50 चेयर्स बनाकर दूंगा। फ्यूचर गुड्स, मैं वो राइस बेचूंगा जो इंपोर्ट होगी अगर शिप सेफली आई। कंटिंजेंट गुड्स, मेरे 1000 केजी स्टॉक में से 100 केजी वीट बेचता हूँ। अनअसर्टेंड गुड्स, उसी स्टॉक में से सेलर तुम्हारे लिए 100 केजी अलग कर दे। असर्टेंड गुड्स, राजस्थान फार्म की वीट हार्वेस्ट के बाद। फ्यूचर गुड्स, हावल वर्सेस कॉपलैंड प्रिंसिपल। अब पूरा सेक्शन मैप एक बार लॉक करते हैं। सेक्शन 2.6 फ्यूचर गुड्स की डेफिनेशन, सेक्शन 2.7 गुड्स की डेफिनेशन, सेक्शन 2.14 स्पेसिफिक गुड्स की डेफिनेशन, सेक्शन 6.1 एग्जिस्टिंग गुड्स, सेक्शन 6.2 कंटिंजेंट गुड्स, सेक्शन 6.3 फ्यूचर गुड्स कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स अग्रीमेंट टू सेल, सेक्शन 7 perishing before contract equals void, section 8 perishing after contract equals avoided, section 18 unascertain goods property नहीं पास होती जब तक ascertain न हो, section 29 specific goods में property तब पास होती है जब parties intend करें, section 23 unascertain goods में property appropriation पर पास होती है। अब फाइनल 10 मोस्ट ट्रिकी वन लाइनर्स जो एग्जाम हॉल में याद रखने हैं। पहला, सेक्शन 7 इक्वल्स वॉइड, सेक्शन 8 इक्वल्स अवॉइडेड, दोनों कंफ्यूज मत करो। दूसरा, सेलर न्यू तो सेक्शन 7 नहीं, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन। तीसरा, ईदर पार्टी की फॉल्ट तो सेक्शन 8 नहीं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चौथा, मार्केट वैल्यू गिरना इक्वल्स पेरिशिंग नहीं। पांचवा, सेलर डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय करे इक्वल्स पेरिशिंग नहीं। छठा, सीजर बाय गवर्नमेंट इक्वल्स कमर्शियली पेरिश्ड, सेक्शन 7 या 8 अप्लाई। सातवां, रिस्क फॉलोज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पास नहीं हुई, रिस्क सेलर की। आठवां, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इक्वल्स गुड्स नहीं, बेडिश के एनालिन केस। नौवां, हावल वर्सेस कॉपलैंड, स्पेसिफिक सोर्स फेल इक्वल्स फ्यूचर गुड्स कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेड। 10 सेक्शन 18 प्लस सेक्शन 23 दोनों साथ याद रखो। अनअसर्टेन गुड्स में प्रॉपर्टी का जर्नी, असर्टेनमेंट, अप्रोप्रिएशन, प्रॉपर्टी पासेस।